नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तो बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं। कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी, आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। जाना, झगड़े और वाद विवाद को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। इसे छात्र जीवन की स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया मान बैठते हैं। लेकिन जिसे आप मामूली बात मान रहे हैं वो एक गंभीर मसला भी बन सकती है, जिसे बुलिंग कहा जाता है। मतलब किसी को अलग अलग तरीके से मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना, और कई बार तो बुलिंग की वजह से किसी की जान पर भी बनाती है। तो जरूरी है कि हम इससे बेखबर ना रहें, इसे पहचानें और समय रहते इस पर जरूरी एक्शन लें। बुलिंग एक ऐसा मसला है जिसके कई पहलू हैं। इसके पीछे पूरा मनोविज्ञान काम करता है। तो कार्यक्रम में हम बुलिंग के इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, इसकी वजहों को समझेंगे, इसे खत्म करने के जरूरी कदमों पर भी बात होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुलिंग वो शब्द जो अक्सर सुर्खियों में आ जाता है। इसका मतलब है किसी के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल या धमकी देना। अक्सर ऐसे मामले स्कूल कॉलेजों में देखने को मिलते हैं, जिसमें कभी रंग के आधार पर, कभी रूप या आकार के आधार पर अलग अलग नामों से चिढ़ाना शामिल है, या कभी चुटकुले बनाकर मजाक उड़ाया जाता है। जाहिर है, स्कूल और कॉलेजों में होने वाली बुलिंग के मामलों में ज्यादातर आरोप साथी छात्र छात्राओं पर ही लगते हैं। कभी कभी तो बुलिंग छात्रों के बीच बड़े झगड़े की वजह भी बन जाती है। इसी से जुड़ा एक मामला आईआईटी बॉम्बे में भी देखने को मिला। आरोप है कि वहां लगातार बुलिंग की वजह से प्रताड़ित होकर एक छात्र ने फरवरी महीने में खुदकुशी कर ली। अब इस मामले में बनाई गई एसआईटी ने आरोपी छात्र को पकड़ लिया है। अपने जीवन में मतलब हो रहता है ना कि जो लोग कहते हैं उसका उस बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए हमेशा, और अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए, दूसरी की बातों को ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगर टीचर्स सारे फ्रेंडली रहेंगे स्टूडेंट के साथ तो सर ये नौबत ही नहीं आएगी कि लड़ाई हो। हालांकि स्कूल कॉलेजों में बुलिंग का कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर छात्र इसे लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन किसी की जान पर बनाए तो मामला गंभीर हो जाता है। ये सभी चाहते हैं कि बुलिंग कल्चर पूरी तरह से खत्म हो, लेकिन बीमारी के इलाज से पहले उसके लक्षण पहचानना जरूरी है। असल में बुलिंग कई तरह की होती है। इनमें फिजिकल बुलिंग यानी शारीरिक चोट पहुंचाना, वर्बल बुलिंग यानी चिढ़ाना, सोशल बुलिंग जिसमें आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा साइबर बुलिंग के मामले भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बुलिंग का सबसे बुरा प्रभाव छात्र के आत्मविश्वास पर पड़ता है। ये उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और उसे अंदर तक तोड़ देता है। ऐसे में कभी कभी मानसिक दबाव इस कदर बढ़ जाता है कि छात्र कोई गलत कदम तक उठा लेते हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर बुलिंग के पीछे की मानसिकता क्या है और ये किस हद तक छात्रों की शारीरिक और मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरों को डोमिनेट करना, बुली करना, ये एक तरह का उनके लिए फन एक्टिविटी बन जाती है। और कहीं ना कहीं जब उनको रिकग्निशन चाहे स्कूल में मिलता है, चाहे आसपास के दोस्तों से मिलता है, तो वो एक तरह से और बढ़ावा बन जाता है ऐसी चीजों को रिपीटेडली करने का। बुलिंग एक अपराध है। ऐसे में जरूरत है बच्चों को शुरुआत से ही इस कानून की जानकारी दी जाए, ताकि बुलिंग कल्चर पर पूरी तरह पाबंदी लग सके। जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों से बात करें। अगर कोई उनकी बुलिंग कर रहा है तो उसे हल्के में ना लें। माता पिता का सही मार्गदर्शन बच्चों को बुलिंग का शिकार होने से भी बचाएगा और बुलिंग करने से भी रोकेगा। इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि इन मामलों में डराने, धमकाने और मारपीट को लेकर कानून क्या कहता है।
सीबीएसई ने भी अपने जो स्कूल्स हैं उनको लिखा कि जैसे एंटी रैगिंग कमेटी यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार हायर एजुकेशन में बनती है, वैसे ही आप स्कूल्स में भी एंटी रैगिंग कमेटी बनाई है। और जो बच्चा इस बात का दोषी पाया जाता है किसी को बुलिंग करने के एवज में, तो उसको आप रेस्टिकेट तक भी कर सकते हैं, या जो भी स्कूल में पनिशमेंट है वो आप सस्पेंशन, रेस्ट्रिक्शन, ये सारे पनिशमेंट आप उनको दे सकते हैं। बुलिंग को लेकर कानून की जानकारी होना बेहद जरूरी है और जब बात कानून की आती है तो पुलिस की भूमिका बढ़ जाती है। जरूरी है कि जो भी स्कूल की अपनी इंटरनल कमिटीज हैं पहले वहां पे मैटर जाए और उसके बाद वो लोग आपस में इस मैटर को रिजॉल्व करें, क्योंकि ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं, इसलिए जरूरी होता है कि इंटरनली जो स्कूल के अपने मैकेनिज्म है उसको फॉलो किया जाए। बट फिर भी बहुत एक्सट्रीम अगर कोई केस बनता है तो उसके बाद वो अथॉरिटीज के पास भी आ सकता है। बुलिंग एक बहुआयामी समस्या है, ऐसे में इसे जड़ से खत्म करने के लिए कई स्तरों पर काम होना जरूरी है। इसमें कानून से लेकर काउंसलिंग तक हर पहलू को शामिल किया जाना जरूरी है। तो आज हम बुलिंग से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि इस बीमारी को पूरी तरह दूर कैसे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपने देखा होगा अक्सर स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच हंसी मजाक चलता रहता है, चिढ़ाना खिजाना चलता रहता है, जिसको आम भाषा में जिसको टांग खिंचाई भी कहते हैं। लेकिन यह मसला गंभीर रूप ले सकता है जिसे बुलिंग कहते हैं। तो आज तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा मौजूद जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ हम जारी रखेंगे। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय हम करवा दें। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद है जो कि फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस और इस समय हम आपको बताएं कि चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा हमारे साथ अपराजिता गौतम रहेंगी जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन। इसके अलावा किरण तेवतिया चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर गीतांजलि कुमार काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, सीबीएसई हेल्पलाइन काउंसलर के तौर पर। इसके अलावा आरके गौर हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं किरण जी का रुख करना चाहूंगा क्योंकि जब बात बुलिंग की आती है तो एक स्वाभाविक हंसी मजाक है, लेकिन बहुत महीन लाइन है कि ये खेल खेल का हंसी मजाक, लड़कपन का हंसी मजाक कब बुलिंग में तब्दील हो जाता है, कब वो लाइन क्रॉस हो जाती है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। तो किरण जी सबसे पहले आप ही बताएं। अनंत, ये बहुत जरूरी है, जैसा मैंने अपनी स्टार्टिंग में वीडियो में भी देखा, कि हम पहले फियर को हटा दे इस इक्वेशन से। जी, हम जब भी ये बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे ने दूसरे का मजाक उड़ाया उसको पनिशमेंट देते हैं, उसको कुछ ना कुछ डर में रखते हैं ताकि वो हटाए, तो उससे चैलेंज क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो पेरेंट्स को आके कंप्लेन करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस ज्यादा बढ़ाए, और जब कोई भी बच्चा कंप्लेन करता है तो कैसे हम दूसरे बच्चे को भी साथ में लेते हुए, चाहे एस्केलेशन करे विद इन द स्कूल, विद इन द कॉलेज, और कैसे साथ में कोऑपरेशन की भावना बढ़ाए। लेकिन इसमें चैलेंज क्या होता है जी, कि हमारा जो स्कूलिंग पूरा सिस्टम है और हमारा जो कॉलेज सिस्टम है वो हाईली कंपैरेटिव है। उसमें फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एक्सक्लूजन, बिकॉज एडोलेसेंट और यंग माइंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि मैं एक सोशल ग्रुप को बिलोंग करूं, तो फियर ऑफ एक्सक्लूजन बहुत हाई होता है। जब भी बच्चे को ये डर लगता है कि शायद मैं इस ग्रुप में नहीं इंक्लूड हो सकता हूँ, तो उस पर कहीं ना कहीं एक हीन भावना आती है। और एक और चीज मैं बताऊंगी जो पिछले 10 साल में नोटिस की गई है कि जो सोशल मीडिया का जो एक बहुत ज्यादा यूजेज बढ़ा है बच्चों का, उसमें तो साइबर बुलिंग का एंगल आता है। अभी आप पहले देखिए कि जब बच्चे का सपोज किसी से अनबन भी होता है और जब वो घर आ जाता है या हॉस्टल में अपने कमरे में आ जाता है तो एक फिजिकल कट ऑफ हो जाता है। बच्चे को ये समय मिलता है कि वो अपनी एंजाइटी का प्रोसेसिंग कर सके। लेकिन जब वो उसके साथ एक इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है तो कोई भी फीलिंग हाईली मैग्नीफाई हो जाती है। चलिए मैं आपके पास लौटता हूं किरण जी। इस बीच मैं सीधे रुख करना चाहूंगा डॉक्टर विक्रम सिंह का। विक्रम सर, जो बात आती है बुलिंग से जुड़ा जो मसला आता है, इसके दो पहलू हैं, दो सिरे हैं। एक तरफ बच्चे का परिवार है और दूसरी तरफ वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां पर वो जा रहा है, जहां पर उसके साथ बुलिंग हो रही है या वो बुलिंग का शिकार हो रहा है। अब यहां पर दो मसले आते हैं जब स्कूल कॉलेज की बात आती है कि इसको सामान्य तौर पर, क्योंकि स्कूल की प्रतिष्ठा जुड़ी है, उस बच्चे के बारे में भी सोचा जाता है जो बुलिंग कर रहा है, जो बुलिंग का शिकार है उसके बारे में भी सोचा जाता है, क्योंकि जो बुलिंग कर रहा है हो सकता है कि वो इस बात से
बाखबरी ना हो, वो इस बात की उसको गहराई को समझता ही ना हो, गंभीरता को समझता ही ना हो कि वो जो कर रहा है वो किसी को मानसिक तौर पर प्रताड़ना दे रहा है। तो ऐसे में कैसे इन मामलों से निपटा जाए, स्कूल के लेवल पर, कॉलेजेस के लेवल पर कैसे इसको टैकल किया जाए, ये बड़ा मसला हो जाता है। लगता है विक्रम सिंह जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे कि ये जो दिक्कत है दूर हो, उसके बाद उनसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने अगले मेहमान की तरफ। अपराजिता गौतम है जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की। अपराजिता, आपके पास जो मामले आते हैं, जो उनका बुलिंग से जुड़े जो मामले आते हैं, क्या टेंडेंसी आपने उसके अंदर देखी है? किस किस्म के मामले ज्यादा आते हैं? देखिए, अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास जो केसेस आते हैं, तो सबसे पहली बात, अभी जैसे हमारे इससे पहले आप जो क्लिपिंग चला रहे थे उसमें एक अधिवक्ता ने कहा था कि जो स्कूल में जो कमेटीज बनी होती हैं वहां जाके अप्रोच करना होता है। मैं यहाँ पर इस चीज में ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि स्कूल्स में कमेटीज जो बनी हुई है, एंटी रैगिंग कमेटी जो बनी हुई है, एंटी बुलिंग कमेटीज जो बनी हुई है, कहने को कागजों में बनी हुई है, रियलिटी में आपको नहीं मिलेंगी, जहां पे जाके पेरेंट्स अपनी कंप्लेंट को कर सके। होता ये है जब स्कूल में पेरेंट्स जाके प्रिंसिपल को या हेड को अप्रोच करते हैं और अपने बच्चे की समस्या बताते हैं, उसका सॉल्यूशन ना होकर उन पेरेंट्स को धमकाया जाता है। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जाम्पल बताना चाहूंगी जिसमें बुलिंग की वजह से पूरे जून महीने से बच्चा पूरे साल तक जून के बाद से बच्चा स्कूल नहीं गया। उसके पीछे रीजन था, बच्चे ने जो क्लास के बच्चे हैं, और कौन सी क्लास आप बिलीव नहीं करेंगे, 4th क्लास के बच्चों ने उस बच्चे के साथ जो बुलिंग की है, उसके अलावा स्कूल की टीचर्स और प्रिंसिपल के द्वारा भी उस बच्चे को धमकाया गया है। तो यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी इस बात को, कमेटीज जो बनी हुई हैं, ये जो आला अधिकारी है, इसकी वजह अपराजिता जी आप क्या देखती हैं? संवेदनशीलता का आप अभाव देख रही हैं? और जैसा कि मैंने विक्रम सिंह जी से जानना चाहा था कि इसमें एक रेपुटेशन भी एक बड़ा मसला बन जाता है यहाँ पर, कि हमारी रेपुटेशन ना खराब हो जाए, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर यहां पर रोल प्ले करता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है सामने? तो आनंद जी देखिए, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूंगी, पेरेंट भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ता है, वो नहीं चाहते मेस क्रिएट करना। वो सबसे पहले जाकर फर्स्ट में प्रिंसिपल या एचओडी जो होते हैं उनसे मिलने की बात करते हैं। जो 99% केसेस में नहीं मिल पाते हैं, वहां पे मसला उनका सॉल्व नहीं होता है, महीनों तक खिंचता चला जाता है। उसके बाद जैसे वो हमसे अप्रोच करते हैं, हम उनको कहते हैं आप बाल आयोग में जाइए। दुविधा ये है कि बाल आयोग में जाने के बाद भी उस पेरेंट की समस्या का हल नहीं मिलता, क्योंकि जब बाल आयोग इंक्वायरी करता है वो अपने एंगल से करता है। वो जब स्कूल में अपना शोकॉज नोटिस देता है तो स्कूल उससे सीधे तौर पे उसको डिनाई कर देता है कि ऐसे कोई वाकया हुआ है। चलिए, मैं गीतांजलि का जी अपराजिता जी मैं आपके पास लौटूंगा। आप गीतांजलि जी का यहाँ पे मैं रुख करना चाहूंगा। गीतांजलि जी, आप खुद काउंसलिंग करती हैं, आप ऐसे जो मसले हैं उनको आप हैंडल करती हैं। यहां पर दो पहलू आ जाते हैं, जैसा कि अपराजिता जी बता रही हैं कि मजबूरन जब उन्हें फर्स्ट स्टेज पर उनकी सिचुएशन को एड्रेस नहीं किया जाता, उस समस्या को एड्रेस नहीं किया जाता, तो फिर वो चीजें लीगल दायरे में आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसा कि हमने कहा कि दोनों ही स्टूडेंट हैं, बुलिंग करने वाला भी और बुलिंग को सहने वाला भी, दोनों ही स्टूडेंट हैं। ऐसे में यहां पर संवेदनशीलता की भी जरूरत है और यहां पर काउंसलिंग की भी जरूरत है। तो एक काउंसलर के तौर पर आपके सामने क्या चैलेंज होता है, किस तरीके से आप हैंडल करती हैं इस मामले को, जिसमें कि समस्या को भी एड्रेस किया जा सके और समझाइश भी दी जा सके, और अगर बात जो है लीगल दायरे में जाने से पहले ही उसको निपटाया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके? देखिए, मैं स्कूल सिस्टम के बाहर से इन समस्याओं को डील करती हूँ, और स्कूल्स कई तरह के हैं। कुछ स्कूल्स बहुत ओपन है, एंटी बुलिंग पॉलिसीज बनाई है, एंटी बुलिंग कैंपेन्स चलते हैं, तो बच्चा वहां का जागरूक है। उन्होंने एक टच पर्सन आइडेंटिफाई किया हुआ है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस व्यक्ति के पास जा सकते हैं, ये व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, आप इसको अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपकी प्रॉब्लम गोपनीय भी रखी जाएगी। जिन स्कूल्स में ये एक सेफ स्पेस का माहौल क्रिएटेड है, वहां पर बच्चे कंफर्टेबल होते हैं अपनी बात कहने में। लेकिन सभी स्कूल्स इस तरीके से नहीं कर रहे। आपकी अभी डॉक्यूमेंट्री में दिखा रहे थे कि यस, सीबीएसई ने कहा है कि हर स्कूल में कमेटी होनी चाहिए, लेकिन कमेटी कितनी कारगर है, कमेटी से क्या एक्सपेक्टेड है,
कमेटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इसका भी कई बार सही तरीके से स्कूल एक संज्ञान नहीं लेता, तो अवेयरनेस प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स नहीं करते। और मेरा रोल ऐसा ही रहता है कि स्कूल्स में जब भी टच में जाती हूँ, स्कूल्स के साथ ये बातचीत की जाए, उनको ये बुलिंग का संदर्भ समझाया जाए कि हम डिनाइल में नहीं रह सकते, हम ये कहें कि दूसरे स्कूलों में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि बच्चों की मानसिकता आजकल इतनी बदल गई है पेंडेमिक के टाइम के बाद से। तो खासकर बच्चे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो गए थे, स्क्रीन्स के साथ साइबर बुलिंग के जो इंसिडेंट्स बढ़े, उसके साथ साथ फिजिकल बुलिंग के इंसिडेंट्स भी बढ़ गए। एक तरीके से सेंसिटिविटी हमारे बच्चों में कम हो गई कि एक दूसरे का मजाक बनाकर एक हंसी खुशी का माहौल क्रिएट करना है। तो एक कहते हैं ना, इनसेंसिटिविटी आती चली जा रही है, इमोशंस की नमनेस जो है वो बच्चों के अंदर बुलिंग का बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़। चलिए मैं आपके पास आता हूं। ये जो आपने बात बोली कि संवेदनहीनता की एक स्थिति पैदा होती जा रही है, लोग अपने कंफर्ट के लिए या फिर अपने हंसी मजाक के लिए दूसरे का बुलिंग करने से भी पीछे नहीं करते, गुरेज नहीं करते। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है, इसको भी हम समझेंगे। फिलहाल सीधे हम आर के गौर साहब का रुख करना चाहेंगे। साहब, ये तो बात हुई मनोविज्ञान की, ये बात हुई इस इशू की जिसको पेरेंट्स डील करते हैं, कैसे उन्हें डील करना है। लेकिन अब आ जाता है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क के तहत अगर हम बुलिंग को समझें तो वहां पर किस रूप में इसकी व्याख्या की गई है, कितनी गंभीरता से इसको समझाया गया है? लीगल फ्रेमवर्क में ये जो कानून का डेवलपमेंट हुआ, तो 2004 से अगर हम 2019 तक देखें तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे एक कमेटी बनाई थी, जो लिंगदो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे लिंगदो साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उन्होंने कुछ सिफारिशें दी। 2005 में सितंबर 2005 से वो सिफारिशें लागू ही देश। एनसीईआरटी ने भी अपना काम किया। कुछ स्टेट्स ने रैगिंग को या बुलिंग को कॉग्निजेबल क्राइम भी घोषित किया। बट कानून का होना या किसी कमेटी की सिफारिशों का होना या एनसीईआरटी के सर्कुलर का होना पर्याप्त नहीं जी। और ये आनंद जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब आपने पूछा, ये प्रश्न पूछा था कि ये स्वाभाविक हंसी मजाक है या कुछ और, ये गंभीर प्रकार की मनोविकृति है। देखिए, सिंपल मजाक से अगर कोई बात शुरू होके और प्रताड़ना तक पहुंचे और उस प्रताड़ना से किसी छात्र को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े, क्योंकि ये विषय उठा उसी आईआईटी के छात्र की वजह से कि जिसने आत्महत्या की, तो उसके क्या गंभीर कारण हैं, परिणाम तो हमने देख लिया, पर उसके जड़ कहां है, उसकी बीज कहां है। और उसका जड़ और बीज सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान, और वो सिर्फ वो समस्याएं नहीं है जो हम अभी मनोवैज्ञानिकों से सुन रहे हैं जी। उसके अतिरिक्त जो समाज में वैमनस्य के बीज जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप देखें आईआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जी, धर्म और जाति का अगर भेदभाव हो और ग्रुप्स बने और इसके बेसिस पे अगर कहीं कुछ हो रहा हो जी, बहुत गंभीर बात। आपके पास लौटता हूं गौर साहब। मैं सीधे यहां पर विक्रम जी का रुख करना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, दो भूमिकाएं, पूर्व डीजीपी भी आप यूपी पुलिस में रहे, अब एक शिक्षण संस्थान से आप चांसलर के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को और एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि एक तरफ मसला संवेदनशीलता का है, छात्रों से जुड़ा मामला है, संवेदनशीलता यहां पर आ जाती है। एक तरफ मसला यहां पर मानसिकता का है, मनोविज्ञान का है, और एक तरफ मसला आता है पुलिस के रोल का। तो जब ऐसे केसेस पुलिस के सामने आते हैं तो आपके सामने बड़ा चैलेंज क्या है, आप क्या फेस करते हैं? जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते? क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, अगर कोई शिकायत है तो वहीं पे जाना पड़ेगा, और अगर वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो पुलिस की भूमिका कैसे आगे बढ़ती है, पुलिस कैसे टैकल करती है? आपने बहुत सही प्रश्न उठाया आनंद जी। रैगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसा कैंपस ढूंढना मुश्किल है जहां पर रैगिंग न होती हो। जब आईआईटी में हो सकती है तो मैं समझता हूं कि कहीं भी संभव है, लेकिन अगर आदमी प्रोएक्टिव है, क्रियाशील है, संवेदनशील है, विद्वान वक्ताओं ने यह कहा संवेदनशील, अगर कमेटी संवेदनशील है, क्लास कोऑर्डिनेटर्स बिना शिकायत के वहां तक पहुंच जाएं और पहले ही जब बच्चों का दाखिला होता है तो सर जो आपका सेशंस की शुरुआत ही होती है एंटी रैगिंग लॉस की, जीरो टॉलरेंस हमारे कैंपस में रैगिंग के लिए होती है। रैगिंग किया और स्कूल की बाहर, काश मैं आपको वो पैम्फलेट दिखा पाता जो हम लोग अपने यूनिवर्सिटी चलाते हैं, डोंट इवन थिंक ऑफ रैगिंग। रैगिंग की सोचिएगा भी मत, उसके परिणाम बहुत ही नकारात्मक होंगे आपके भविष्य के लिए। अब हम आते पुलिस की भूमिका पे।
पुलिस की भूमिका यहाँ तक इतनी अनिवार्य और आवश्यक है क्योंकि पुलिस को चाहिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत प्रत्येक विद्यालय में जाकर के ये जो समितियां हैं, एक पैनलिस्ट ने यहाँ तक कहा कि कमेटीज या तो है नहीं और अगर है तो संवेदनशील नहीं है, वहां पर जाके कि उनकी कमेटीज क्रियाशील है कि नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर के मानसिक प्रताड़ना तक और साइबर बुलिंग तक सबके बारे में जागरूक रहे, शिक्षित रहे, वर्कशॉप चलाएं। और जहां तक कि जो आईआईटी का केस था, ये इसके पहले भी, इससे पहले की स्थिति इतनी भयावह हो जाए, पुलिस का केस अगर है तो ये जो कमेटीज है इसको अपने स्तर पे न डील करके पुलिस में एफआईआर लॉन्च करा दे। माना कि ये कठिन है, माना ये दुष्कर है, माना कि ये अत्यंत अप्रिय भी है, लेकिन अप्रिय निर्णय, कटु निर्णय सबके हित के लिए लेने पड़ते हैं। अगर किसी ने इतना प्रताड़ित किया, किसी को जबरदस्ती मद्यपान के लिए बाध्य किया, तो अपराध पंजीकृत किया जाना चाहिए। और आईआईटी में भी मुझे उम्मीद है। विक्रम सिंह जी, यहां पर एक आ रहा है, एक पहलू यह आता है लीगल एक्शन, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए, और एक आता है काउंसलिंग। जब पुलिस के पास कोई मसला आता है तो अब शुरुआत इसकी कैसे की जाती है? पहले काउंसलिंग के स्टेज पर इसको देखा जाता है, ट्राई किया जाता है, और कहां पुलिस ये सोचती है कि अब ये पुलिस के मतलब काउंसलिंग के दायरे से चीज बाहर जा चुकी है, यहां पर सख्त होना जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार ये सोचते हैं कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बच्चों के बीच विवाद हुआ है, ठीक हो जाएगा, लेकिन आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कहां पर गंभीर होना जरूरी है कि चीजें काउंसलिंग के दायरे से बाहर कानून के दायरे में आ गई? महत्वपूर्ण बिंदु, और मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, और 90% केसेस काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं, अपराध पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर ये होगा कि बिना अपराध पंजीकृत किए जो 90% है और ज्यादा केसेस हैं, उनको बिना पुलिस केस बनाए उसका समाधान ढूंढे, क्योंकि बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, स्टाफ भी हमारे अपने हैं। लेकिन जहां आपराधिक कृत्य है, हथियारों का प्रयोग, मानसिक प्रताड़ना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना और निरंतरता के साथ करना, काउंसलिंग का उद्देश्य प्रभावी हो गई है, तो वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम या अन्य 153A आईपीसी या 294 आईपीसी अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। प्रतिशोध के लिए नहीं, लेकिन एक नसीहत देने के लिए कि एक अगर खराब मछली के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो बाकी तालाब सुरक्षित हो जाएगा। विक्रम सिंह जी, यहां पर एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, वो ये कि बच्चे जाते हैं, ग्रुप्स में बैठते हैं, स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, अक्सर हंसी मजाक चलता रहता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी चलती रहती है, लेकिन ये चीज बुलिंग के दायरे में आ रही है, ये कैसे तय किया जाए? ये बड़ी महीन लाइन है इसके बीच। कई बार छात्र को, किसी स्टूडेंट को, किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता, वो बहुत लेट स्टेज में महसूस करता है कि उसके साथ बुलिंग की जा रही है। तो वो दायरा क्या होगा, वो सीमा क्या होगी कि हां अब ये क्रॉस हो रही है, ये लक्ष्मण रेखा यहां पर खत्म हो रही है, अब इसके बारे में सजग होना पड़ेगा? आनंद जी, एक तो कानून की जो परिधि है, हमारे SC ST एक्ट में दिया है कि अगर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और किया, वो एक अपराध है। इसके अलावा अगर एक निरंतरता के साथ हमारी जात, हमारे रंग, हमारे वर्ण और हमारे स्थान किस प्रांत का होना, उसको लेकर के निरंतरता के साथ एक गिरोह बना करके, एक समूह बना करके अन्य विद्यार्थी प्रताड़ित करते हैं किसी को, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और अगर अपराध की श्रेणी में आ जाता है तो पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं फिर यही परामर्श दूंगा, अपराध पंजीकृत करने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोच के कराइएगा, क्योंकि फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए। जी विक्रम सिंह जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी किस्म के मसले के अंदर निरंतरता बनी हुई है, अगर कोई स्टूडेंट ये महसूस करता है कि उसको टारगेट किया जा रहा है, अगर कोई स्टूडेंट ये महसूस करता है कि उसको टीज किया जा रहा है, तो ये बुलिंग के दायरे में आ जाएगा, ये सिंपल हंसी मजाक नहीं है। बिल्कुल आ जाएगा और आना चाहिए, क्योंकि बच्चे, जैसा कि एक विद्वान पहले से कहा था अधिवक्ता महोदय ने, कि बच्चे बड़े संवेदनशील हो गए हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। जरा सी बात पे कब वो अपने को नुकसान या अपने को हार्म करने की सोच लें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उनकी संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अगर कोई पीछे ही पड़ गया है, जो कि कम से कम यूनिवर्सिटी में अगर कोई सीरियस माइंडेड स्टूडेंट है, उसके पास समय नहीं है इस प्रकार की थर्ड क्लास कार्रवाई करने का, और वैसे भी जब दाखिला होता है तो डिक्लेरेशन देता है कि मैं रैगिंग नहीं करूंगा, और कर रहा है, तो उसके दुष्परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहे। सीधे हम रुकना चाहेंगे किरण तेवतिया जी का। किरण जी, 2 एस्पेक्ट बुलिंग के, एक वो बच्चा, वो छात्र जो बुलिंग का शिकार है, और एक वो छात्र जो बुलिंग कर रहा है। इसकी ये मानसिकता क्या है, इसका ये मनोविज्ञान क्या है जो बुलिंग कर रहा है, और जो बुलिंग को सह रहा है उसके ऊपर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका पड़ता है, इसके बारे में जरा बताएं।
देखिए अनंत, हमें अगर हम दोनों पहलू को देखेंगे तो जो पर्सन बुलिंग करता है तो कहीं ना कहीं एक पावर इम्बैलेंस की फीलिंग आती है, कहीं ना कहीं उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी आता है। आजकल इनफैक्ट 10 से 14 साल की उम्र में भी देखा जा रहा है कि बच्चे चाहे रिलेशनशिप को लेकर पेयरिंग करते हैं एक दूसरे की और चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। जी। कई बच्चों से जब मैं बात करती हूँ कि आप जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो वो बोलते हैं मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम ये फियर भी क्रिएट करते हैं अपनी सोसाइटी में कि लोग तुम पे हंसेंगे, तो उससे जो पर्सन बुली होता है उसकी मानसिकता ये हो जाती है कि मैं छोटा, मैं स्मॉल हूँ और जो मुझे बुली कर रहा है वो बिग है। कहीं ना कहीं अगर हम इसको उल्टा देखना शुरू करें, बच्चों पे ये बताना शुरू करें कि तुमने गलती नहीं की है, तुम बिगर हो और जो तुम्हें बुली कर रहा है वो पर्सन स्मॉल है, तो कहीं ना कहीं पर्सन या बच्चा उसको बेटर हैंडल कर पाएगा। तो ये चीज भी जरूर देखनी चाहिए। मैं गीतांजलि जी उम्र से शुरू होता है। जी, गीतांजलि जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। गीतांजलि जी, एक बात ये भी आ रही है कि मसला केवल मनोविज्ञान से जुड़ा नहीं है कि किसी व्यक्ति का एक व्यक्तिगत साइकोलॉजी है, उसके आधार पर ये इस किस्म का व्यवहार वो किसी को बुली कर रहा है। इसमें ग्रूमिंग की बात भी आ रही है, इसमें सोशल बिहेवियर की बात भी आ रही है, इसमें सोशल ग्रूमिंग की बात भी आ रही है, और जो पूरा का पूरा जिस परिवेश से वो बच्चा निकलकर आ रहा है वो भी एक मसला यहां पर आ रहा है। जब पहलू इतने सारे हों तो इसको टैकल करने के लिए आप क्या सुझाव देंगी? मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो काउंसलिंग की जा सकती है, लेकिन जो ग्रूमिंग की बात आती है तो कैसे उसको पूरा उल्टा घुमाया जाए, कैसे उस बच्चे को ट्रेन किया जाए कि ये नहीं करना चाहिए? देखिए, वो कहते हैं ना कि पूरा समाज चाहिए। एक घर, एक माता पिता बच्चे को बड़ा नहीं करते हैं, पूरा गांव करता है, पूरा समाज करता है। तो उसी तरीके से जब अगर हमें बुलिंग के मैटर को एड्रेस भी करना है तो हमें सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें माता पिता भी होंगे, स्कूल भी होगा, टीचर्स होंगी, क्लासमेट्स होंगे, सभी लोग होंगे। आप एक पहलू भूल गए कि वो बच्चे कुछ ऐसे हैं जो बुली नहीं कर रहे और बुली नहीं हो रहे, लेकिन वो बुली का साथ दे रहे हैं जो बुली कर रहा है, जिनको हम बाई स्टैंडर्ड्स कहते हैं। वो जो है वो उस बुली करने वाले व्यक्ति बच्चे को पावर देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, और उन्हीं की पावर और उन्हीं की ताकत से जो बच्चा विक्टिम है वो और अकेला हो जाता है, वो और कमजोर बन जाता है। तो हमें इन 3 श्रेणियों के बच्चों को बराबरी से एड्रेस करना है। जिसके साथ हादसा हुआ, जिसको तकलीफ पहुंची, उसे तो मदद चाहिए, लेकिन जिसने तकलीफ पहुंचाई उसने अपने घर में ये मार पिटाई देखी, घर में इस तरह की वायलेंस देखी, या वो इतना मीडिया में इस तरह की वीडियो गेम्स खेल रहा था, इस तरह के सीरियल देख रहा था जहां पर उसकी अब सेंसेस ही नम हो गई हैं। एक बच्चा मुझे कहता जब मैं गेम खेलता हूं तो कोई ब्लड नहीं निकला। ये 5वीं क्लास के बच्चे की बात है। जब मैंने गेम में पंचिंग की तो कोई खून नहीं निकला, कोई स्टिचेस नहीं आई। मेरी टीचर झूठ बोलती है कि मेरी पंचिंग से उसकी 4 स्टिचेस आए। बच्चा इतनी स्ट्रॉन्ग डिनाइल में है क्योंकि वो रियल और रियल लाइफ का अंतर ही नहीं समझ पा रहा। उसके लिए इतना नॉर्मलाइज्ड है एब्यूसिव एनवायरनमेंट, इतनी डिसेंसिटाइजेशन हो चुकी है हमारे बच्चों की। तो हमारे बच्चों के बैकग्राउंड्स भी टीचर्स को, काउंसलर्स को समझने होंगे, और एक रेगुलरिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिट्रीएटिंग दीज फैक्ट्स कि ये गलत है, ये क्यों गलत है। अभी आप एक दायरे की बात कर रहे थे कि वो लक्ष्मण रेखा कब क्रॉस होती है। वो चीज को समझाने के लिए छोटे छोटे वर्कशॉप्स लाइफ स्किल्स में, जिसमें हम एम्पैथी सिखाते हैं, अनुभूति का एहसास, उसका जो दर्द है वो कैसा दर्द है, उस दर्द का एहसास मैं कैसे करूंगा। ये जो अनुभूति रिलेटेड वर्कशॉप्स है एम्पैथी जनरेशन की। मैं आता हूं गीतांजलि जी, आता हूं आपके पास। तो आपने एक तरफ कहा कि सहानुभूति की तो जरूरत है, लेकिन समानुभूति की भी जरूरत है। सिंपैथी एम्पैथी दोनों साथ साथ चलेंगी तो उस समस्या को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ हम एड्रेस कर पाएंगे। अपराजिता जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। अपराजिता जी, जब आपके पास शिकायतें आती हैं तब मसला, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि तब चीजें काफी बढ़ चुकी होती हैं, लेकिन ये चीजें ना बढ़े, इसको शुरुआती स्टेज में ही एड्रेस कर लिया जाए। ऐसे में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होना जरूरी है। पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि बच्चा कहीं किसी दिक्कत में तो नहीं है। आप पेरेंट्स को क्या सुझाव देते हैं? आप पेरेंट्स को कैसे काउंसिल करते हैं कि इसको शुरुआती तौर पर ही एड्रेस किया जाए? पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बनती है? अगर उनका बच्चा स्कूल में है, अगर उनका बच्चा कॉलेज में है, कैसे वो संवाद को बनाए जिससे कि वो शुरुआत में पकड़ जाए?
देखिए, ये आपने सही कहा। सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स की होती है। बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसकी तह तक जाना, तभी वो कहीं पर कंप्लेंट करने पे या काउंसलर तक वो जाने की वो कोशिश करेगा, सोचेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स का बच्चे के साथ संवाद करना बहुत जरूरी है। तो ये हम ऑलरेडी देखते हैं कि जहाँ पे बच्चे के साथ अगर बुली हुई होती है तो बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है। तो डेली बेसिस में बच्चे के साथ संवाद करते रहना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, अगर बच्चे के साथ कोई क्लास में कोई बच्चा बुली कर रहा है तो पेरेंट्स को पहले यही समझाते हैं कि आप उस बच्चे की क्लास टीचर से बात कीजिए, फर्स्ट लेवल से खत्म करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में एकदम ही नहीं कि आप सब जगह जाके कंप्लेंट करें या पुलिस कंप्लेंट करें। अगर वहीं पर मैटर सॉल्व हो जाता है, वेल एंड गुड। नहीं होता है, मैं गौर फिर भी आप आगे जाएं अथॉरिटीज के पास। जी, मैं आर.के. गौर साहब का यहां पर रुख करना चाहूंगा। बात कानून की भी हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, लीगल फ्रेमवर्क है, कानून अपनी जगह है, कानून के तहत कमेटियां बनाने की बात है, वो इंस्ट्रक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सारी चीजें हैं। लेकिन बात है कि एग्जीक्यूशन किस लेवल पे हो रहा है, कितना हो रहा है, कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक सवाल यह उठता है गौर साहब, जो कानून बने, जिन कमिटीज की बात की जाती है, वो कमेटी बनी है, पेपर पर बनी है, लेकिन क्या उन कमेटी की रेगुलर बेसिस पर मीटिंग होनी चाहिए? वो मीटिंग के मिनट्स बाकायदा काउंट होनी चाहिए? कोई एक ऐसा कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जहां पर वो रजिस्टर किए जाएं? क्या इस दिशा में कदम उठे हैं और क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, अपराजिता जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि कमेटी तो है, कागज पर है। जब हम जाते हैं स्कूल में कंप्लेंट करने तो स्कूल डिनायल मोड में आ जाता है। पहला जो रेजिस्टेंस है जी, वो स्कूल लेवल पर ही है। दूसरी बात, सरकारी स्तर पर क्योंकि इसमें वोट किसी को नहीं मिलने, इसलिए इंटरेस्ट भी इसमें सबसे कम है। क्यों वो कमेटी एग्जिस्ट करती है कागजों पर और क्यों वो कमेटीज एक्चुअली स्कूल्स में, कॉलेजेस में काम नहीं कर रही जी। हर स्कूल में पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, पर जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन में लोग इन्वॉल्व किए जाते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जी। तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है, छोटी से बड़ी बातों को भी अपने भीतर दबाने का प्रयास करता है ताकि उसका नाम खराब ना जी। उसे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे के साथ क्या हुआ। तो यहाँ प्रेम और डर जी दोनों का जो माहौल होना चाहिए, उसका समन्वयात्मक। चलिए, एक फाइनल कमेंट मैं यहां पर विक्रम जी से लेना चाहूंगा। आखिरी सवाल हमारा। विक्रम सर, डेटरेंस और गाइडेंस, इनका बैलेंस जरूरी है इस पूरे मामले के अंदर, कि डेटरेंस भी हो और गाइडेंस भी हो। कैसे संतुलन बनेगा? आनंद जी, बिल्कुल संभव है और डूएबल है। मैं ये कह दूं कि बिल्कुल नहीं। सबसे पहले एक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। काउंसलिंग और समन्वय, जैसा कि गौर साहब ने कहा, समन्वय परम आवश्यक है। लेकिन जहां कहीं मिसकैरेज हो रहा है, जहां कहीं आप देख रहे हैं कि कमेटीज क्रियाशील नहीं है, वहां पर हस्तक्षेप आवश्यक है। एक कहावत है, यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड। और जहां पर डाई हार्ड रैगिंग करने वाले हैं, जहां हथियार लेके जाने की बात है, मादक पदार्थों के सेवन की बात है, जहां यौन शोषण की बात है, वहां पर प्रभावी कार्रवाई वो वैधानिक भी और विभागीय भी तत्काल सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे कि कोई दोबारा कोई बच्चा दुस्साहस न करे। और गौर साहब ने एक और बात कही, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है कि हम कोई कार्रवाई न करें। एक तो हमारी लोकप्रियता घटेगी, दूसरी हमारी बदनामी। इससे ऊपर उठ करके सबको आगे आना होगा आनंद जी, जिससे सुनिश्चित करें बच्चों का भविष्य अंधकार में न हो, क्योंकि एक घाव अगर आज लगा वो जीवन पर्यंत बना रहेगा, जाने वाला नहीं है। कम से कम इस बात के भागीदार कोई न हो जी। क्योंकि आप खुद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, एक फाइनल कमेंट आप क्या सलाह आप देना चाहेंगे? जो डिनायल मोड की बात यहां पर आई है, वो डिनायल मोड कितना घातक हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए? हम डिनायल मोड में नहीं है, और अच्छा क्लास कोऑर्डिनेटर वो है जो सबकी बातें सुने, सबकी बातों को गंभीरता पूर्वक लेके कमेटी के सामने ले जाए। कमेटी खुले दिमाग से उसके ऊपर चिंतन करे और 3 वर्किंग डेज के अंदर अपना निर्णय दे। ये नहीं कि पंचवर्षीय योजना के पुलिस केस बनता है, FIR पर विचार कर ले, लेकिन कार्रवाई 72 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बुलिंग एक ऐसा मसला जिसको कई स्तर पर टैकल करने की जरूरत है। शुरुआत परिवार से होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लीगल और पुलिस की भी भूमिका यहां पर आती है।
तो मसला यही है कि संवेदनशीलता भी रहे और सख्ती की जरूरत हो तो सख्ती भी हो, एक बैलेंस बनाने की, फाइन बैलेंस बनाने की यहां पर जरूरत निकलकर सामने आती है इस पूरी चर्चा के दौरान। कार्यक्रम में आज बस इतना ही।